आनंद विधात इन नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, जिन्होंने काफी सारे मूवीज और वेब सीरीज में एक्टिंग कर चुके हैं, जैसे कि गुंडे, मर्दानी, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, पति पत्नी और वो, और भी कई सारे। तो चलिए दोस्तों, उनके साथ कुछ लाइव इंटरव्यू की झलकियां आपको दिखा देते हैं। मेरे लिए बचपन में शाहरुख साहब थे, तो मैं इसमें झूठ नहीं बोल पाऊंगा। नेपोटिज्म दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक फ्यूडल एटीट्यूड। और जिस फिल्म की बुराई कर रहे थे लोग, जो कि एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम बड़ी फिल्म थी, बुराई सब कर रहे थे। हाँ देखी ना, कल ही देख कर आया, बकवास फिल्म है। दिक्कत तब आ जाती है जब दूसरा जो कोई डिजर्विंग हो उसको आने से रोका जाए, या कोई ऐसी एक जगह बना ली जाए जिसके तहत बाहर वालों की एंट्री ही बंद हो जाए किसी भी तरीके की। मेरा सबसे ज्यादा जो ऐप इस्तेमाल होता है वो व्हाट्सएप है। कि सर जब आपने वो एक मोमेंट लिया था, मुझे वो बड़ा पसंद आया, वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। क्योंकि आपको लगता है यार मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहा था और लोग वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस लाइव एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम लोग आज लाइव में हैं और बहुत सारा चीज़ हम बात करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ भी जानेंगे। तो मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि आनंद जी बहुत अच्छे फेमस एक्टर हैं, काफ़ी सारे मूवीज और वेब सीरीज में हम लोग देख चुके हैं, तो उनके साथ हम लोग बात करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ भी जानेंगे। बेसिकली किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और वहाँ हमारी थिएटर सोसाइटी है द प्लेयर्स, और वहीं पे हम काम करते थे। और प्लेयर्स से ही सतीश कौशिक जी भी थे, तो वो आए थे मेरे थर्ड ईयर में। और वहाँ पर वो जो नाटक था वो मैंने ही डायरेक्ट किया था और एक्ट भी किया था मैंने। तो उन्होंने देखा और उन्होंने देख के तो, और मैंने उनसे ये दरख्वास्त करी, आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि आई जस्ट वांट टू कम टू बॉम्बे। तो ही वाज ग्रेशियस इनफ और उनको मेरा काम भी अच्छा लगा था। तो मैं फिर जब बॉम्बे आया तो मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया, बिकॉज उस वक्त तो मैं 20 साल का था। और उस वक्त छोटे भी आप बहुत दिखते हैं कैमरे पे, तो वो होता है। और मुझे मालूम कुछ नहीं था फिल्म मेकिंग के बारे में, तो सतीश जी के पास मैं लग गया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने 2 साल उनको असिस्ट किया मूवीज में। और फिर उसके बाद मैं अपनी फर्दर ट्रेनिंग, एक्टिंग की ट्रेनिंग और फर्दर थिएटर ट्रेनिंग के लिए मैं पोलैंड चला गया था। पोलैंड में ग्रोटोस्की इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ गया, वहाँ थिएटर की ट्रेनिंग करी। और उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इंडियन एक्टर हैं तो आपको कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म आना चाहिए। तो मैं केरला गया और केरला में जाकर मैंने कलरी पयटू और नाट्य शास्त्र पर ट्रेनिंग हासिल करी। तो वो मेरे कुछ 3 साल ऐसे थे जिसके अंदर या तो मैं यूरोप और अमेरिका में था, या फिर मैं वापस आकर केरला के गांव में नाट्य शास्त्र और कलरी इस पे काम कर रहा था। तो ये सारा काम किया और फिर 2010 में एक नाटक बनाया, सोलो परफॉर्मेंस था वो मेरा इन्हीं सारे प्रोसेसेस पे, जिसका नाम था विजयदशमी। वो रावण के आर्केटाइप पे था। और वो परफॉर्मेंस देने के बाद 2011 मिड में मैं वापस बॉम्बे आया और फिर मैंने फुल फ्लेजेडली सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए अपने आप को मतलब यहाँ पर ट्राई किया, ऑडिशंस दिए। और 2012 एंड में मुझे गुंडे पहली फिल्म मिली ऑडिशन के थ्रू। और फिर वहां से फिर ऑडिशन देते देते मर्दानी के लिए ऑडिशन दिया, फिर सुल्तान के लिए ऑडिशन किसी और रोल के लिए दिया था, लेकिन मुझे मिला फिर गोविंद का कैरेक्टर। और वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो। हाँ जी, लेकिन वो मैं एक्चुअली जब ये लिखी गई थी सुल्तान और जब ऑडिशन दे रहा था, तो मैंने आकाश ओबरॉय के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जो कि अमित साठ ने किया। उस वक्त जो ये गोविंद का कैरेक्टर था उसका नाम भी गोविंद नहीं था, और वो दोस्त सिर्फ फर्स्ट हाफ तक था, फर्स्ट हाफ के बाद वो आगे नहीं जाता था। अच्छा अच्छा। तो मैं वो दोस्त का रोल करना भी नहीं चाहता था, मुझे कभी भी दोस्त का रोल करना नहीं था एज एन एक्टर। मुझे लगता था कि हमारी फिल्मों में दोस्तों के रोल बड़े ही सीमित रहते हैं। तो मगर वो ऑडिशन सबको बहुत अच्छा लगा था, आकाश ओबरॉय का जो मैंने दिया था। लेकिन उन्होंने बोला था ऑडिशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी नोन नहीं है बिल्कुल भी अनंत एज एन एक्टर। तो लोगों को देख के ये बात हजम नहीं होगी कि एकदम अनजान सा लड़का ये सलमान खान को एक टूर्नामेंट के लिए या एक चैंपियनशिप के लिए लेके आ रहा है। तो उन्होंने बोला था हमें कम से कम एक सेमी नोन या कुछ एक नोन फेस चाहिए इसके लिए। तो वो मेरे हाथ से चला गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, महीने भर में, महीने 2 महीने में स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव आए और ये जो दोस्त का रोल था ये उनका बढ़ गया, और इसको सेकंड हाफ में भी रिंग के बाहर खड़ा होना था।
तो मुझे दोबारा कॉल आया और बोला कि अब आप जरा इस रोल की तरफ देखें। और क्योंकि मैं अली के साथ तो पहले काम कर ही चुका था, गुंडे में ट्राई किया था, तो उन्होंने मुझे इस पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया कि आनंद से एक बार पूछ लेते हैं क्योंकि अच्छा एक्टर है। और ऑडिशन मेरा एक्चुअली वो बहुत पसंद आया था इन लोगों को, तो इनका थोड़ा मन भी दुख रहा था कि अच्छे ऑडिशन के बावजूद हमने इसको लिया नहीं है क्योंकि ये नोन नहीं है इतना। तो फिर वो आई एंडेड अप गेटिंग गोविंद्स कैरेक्टर। और उसके बाद टाइगर जिंदा है। और अभी एक फिल्म अब आने वाली है, उसका पोस्टर मैंने अभी डाला इंस्टाग्राम पे। और अभी पति पत्नी, और वो तो रिलीज हो ही चुका है मैक्स प्लेयर पे। तो ये मतलब जल्दी से जल्दी में मैं अपनी पूरी जर्नी आपको ये ऐसे ही बता सकता हूँ। जी, मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि बचपन से ही मेरा शौक है कि मैं एक्टिंग करूं या फिर ड्रामा में पार्टिसिपेट करूं, तब जी बचपन से ही ऐसे थे। हाँ, मेरा बिल्कुल शुरू से ऐसा था। मैंने तो मेरे ख्याल से 12-13 साल की उम्र में ऑफिशियली घर पर बोल दिया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। और घर जी। वालों को वो बात वो समझ में आई, उनको लगा कि भाई ये इतनी कम उम्र में इतना पक्के तरीके से बोल रहा है, तो देन दे वर ऑल्सो वेरी काइंड। और मेरे घर वालों ने कभी उस चीज़ की खिलाफत नहीं करी, वो सपोर्टिव रहे अच्छा। मेरे लिए। तो वो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा उस तरह से कि कोई वैसा चैलेंज नहीं था मेरे पास कि घर वालों से पहले लड़ाई करो और फिर अपना ड्रीम फॉलो करो। तो ये नहीं हुआ मेरे साथ। जी बिल्कुल, मतलब घर वालों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो आप कुछ भी करना चाहें तो मतलब एक मेंटली सपोर्ट जो होता है ना, कि तो जी हाँ मेरे घर वाले साथ है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरे बिल्कुल परिवार वाले साथ है, बिल्कुल जिससे एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको मिला है। तो जी, जैसे कि हम शुरू से बात कर रहे थे, तो बचपन का कुछ ऐसा मेमोरी जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं विदाउट एक्टिंग। जो एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है हाँ, या या फिर कुछ भी। अच्छा। नहीं, मेरा शुरू से बड़ा बहुत बचपन से मेरा मन करता था अलग अलग जगहों पे जाने का, दूर अकेले जाने का। सो वो अच्छा। मेरे को मुझे एक बहुत अच्छी सी ये याद है, बड़ा अच्छे से याद है मुझे कि हमारे घर की छत से कोटा राजस्थान में थे हम कुछ समय। तो वहाँ घर की छत से पीछे एक बहुत दूर एक फैक्ट्री दिखती थी, बीच में बहुत एक फील्ड एरिया था और वहाँ पर एक पानी की हौद भी थी। अ, तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त और मैं देखता था तो मुझे बड़ा मेस्मराइज करती थी वो जगह। मुझे ऐसा लगता था मुझे वहां हम्म। जाना है। ट्रेन भी गुजरती थी बहुत पीछे से, तो मुझे लगता था मैं एक दिन अकेले वहां जाऊंगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो फैक्ट्री की जगह कोई दूसरी चीज आती गई, फिर कोई और चीज आती गई। और फिर कॉलेज के वक्त में था कि बॉम्बे जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, मुझे ये भी ट्राई करना है। फिर यूरोप जाने का था कि वहां जाकर ये चीज देखनी है, वहां जाकर ये चीज सीखनी है। और मेरे ख्याल से वो एक चीज हमेशा मेरे साथ रही है कि मुझे हमेशा कुछ एक बड़ी दूर की सी चीज दिखती है, बड़ा फैसिनेट करती है और ऐसा मन करता है कि वहां जाना है, अकेले जाना है, उसको एक्सप्लोर करना है। तो उस मामले में बड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव जो एक वो रहता है दिमाग, वो हमेशा एक वॉयज, एक एक्सप्लोरेशन। तो अभी अनलॉक ऑन फेज चल रहा है, तो जी, आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं? मेरा समय बीतता है घर की सफाई खाना बनाना और अच्छा। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा और फिल्में हम्म। देखना, कुछ किताब पढ़ लेना। तो और अगर आप काम देखना चाहें, ढूंढना चाहें, तो इतनी चीजें हैं जब आप घर में करना शुरू करते हैं तो वाकई में समय नहीं बचता, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हम्म। होती हैं जो कि आपको लगता है कि जब समय होगा तब करेंगे। तो ये वो समय हम्म। था और अभी भी है कि आप वो सारी चीजें कर सकें जो आपको आपके काम के चलते आपको लगता है कि यार जब इत्मीनान होगा तो करेंगे। तो इस समय को मैंने तो काफी इंजॉय किया क्योंकि मैं फिर वो सारे काम कर पाया जो मैं वैसे नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, निक फौजी लिख रहे हैं कि आप गेम खेलते हैं सर, गेम्स। मैं किस तरह के गेम्स मतलब वीडियो गेम्स में ज्यादा शौकीन नहीं हूँ वीडियो गेम्स का। और पबजी वगैरह तो यार मैंने देखा ही नहीं कभी, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ना पबजी ट्राई किया, ना मुझे नाम याद है क्योंकि न्यूज हम पढ़ते रहते हैं और सारी चीजों के बारे में। चेस जरूर एक बार अपने दोस्त के साथ, अभी जब हम गए थे, अभी लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे हम लॉकडाउन से पहले। तो जो मेरे एक सह कलाकार थे वो चेस ले आए थे, तो बहुत बचपन में खेली थी। तो अब वो चेस का हमें शौक लग गया, लेकिन फिर वो लॉकडाउन हो गया तो हमको सारी शूटिंग स्थगित करके वापस आना पड़ा। तो यही एक नया गेम था। बाकी बचपन में क्रिकेट बहुत खेला है मैंने, तो क्रिकेट का बड़ा शौकीन रहा हूँ। लेकिन वीडियो गेम्स मैंने बहुत बचपन में खेले, कॉन्ट्रा वगैरह जब आता था तो कॉन्ट्रा खेला है, मारियो वगैरह ये सब खेले। लेकिन जो नया
दौर आया है ये PS1, PS2, PS3, इससे मैं वंचित रह गया, क्योंकि उस वक्त पे हम यार यहाँ पर अपनी दूसरी परीक्षाएं दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी मतलब एक्टिंग मतलब मान लीजिए अभी शूटिंग शुरू होने वाला है, फिर कुछ ऐसा कुछ मैसेज आपको मिला है कि मतलब शुरू करने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कुछ सुगबुगाहट फैली इधर उधर कि कुछ शूटिंग हुई, कुछ अच्छा। एक आध हुई भी है, 1 दिन की 2 दिन की, जिसमें हम्म बहुत कम से कम लोगों का यूनिट लगाया गया है। हम्म तो ये मैंने हम्म किसी और एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर कुछ नया प्लान करना हो, कि कोई हाँ नई शूटिंग प्लान करनी हो जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं, कहीं बात कर रहे हैं और 10-20 लोगों की यूनिट है, वो अब प्लान किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी चल रही थी, जिसके अंदर कम से कम 70-80 आदमी की यूनिट लगती है, ये मिनिमम है, मतलब 70-80 की जी यूनिट जो होती है वो छोटी यूनिट मानी जाती है। तो वो सब दोबारा रिज्यूम तो अभी जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि आपने एक फिल्म प्लान की है, या जैसे मान लीजिए आप कोई कोर्ट रूम सीन है, या कोई स्ट्रीट का सीन है, बाजार का सीन है, उसके अंदर आपको बाजार दिखाना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर उतने तो एक्स्ट्राज लगेंगे, दुकानदार लगेंगे, फिर कई बार एक्टर्स होते हैं कि आपके 5-6 तो एक्टर ही हैं आज, तो वो एक्टर्स होते हैं, उनका स्टाफ होता है, फिर लाइट मैन, कैमरा मैन, स्पॉट वाले लोग, केटरिंग वाले लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, तो आपकी यूनिट कम से कम मतलब 20 लोगों में शूट करना, 30 लोगों में शूट करना बड़ा मुश्किल है। 50 लोगों तक के अंदर भी बहुत कटौती करनी पड़ेगी चीजों में। तो नया कोई कॉन्सेप्ट हो जिसमें 2 ही कैरेक्टर हो, आइसोलेशन वाली जगह हो, वो किया जा सकता है। पर जो चल रहा था काम, उसको रिज्यूम करने में अभी अभी तो कोई उसके मुतालिक तो कोई कोई खबर नहीं आई है अभी। मेरा ही एक शो जो नेटफ्लिक्स का, जो अभी हम शूट करना शुरू कर दिया था, हाँ हाँ। वो लखनऊ में हम लोग शूट करना, मतलब हमारी शुरुआत हो गई थी। हमने मार्च से शुरुआत करी थी, 10-11 मार्च से, और 14 मार्च को ही हमको खबर आ गई कि सब बंद करके वापस जाना पड़ेगा बम्बई। तो अब वो काम दोबारा शुरू करने के लिए आपको वही सेटअप चाहिए, और लखनऊ ही जाना पड़ेगा, लखनऊ में ही शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस कहानी की रिक्वायरमेंट वहाँ है। तो फिर यूपी सरकार भी जब अलाउ करेगी, और यहाँ भी जब सब रेडी होंगे, और फिर जब आप वाकई में 70-80 आदमी को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यूपी जाओगे, लखनऊ जाओगे, उस सब में अभी समय लगेगा। वो अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं है। जी, कुछ लोग यहाँ से देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता, तो हम्म। कोलकाता में शूटिंग करना आप चाहेंगे फिर से कभी? मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहेगा? मुझे तो कोलकाता इतना पसंद आया था, मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। हम वहाँ कुछ 1 महीना थे शूटिंग के लिए, गुंडे की, हम्म। और वो 1 महीना बहुत एंजॉय किया हमने। मतलब वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, झाल मुड़ी हो गया, या जो वहाँ का मिठाई है, जी। और जो वहाँ का सारा, मतलब वहाँ का, मैंने तो वहाँ एक ऐसा डोसा खाया, वो डोसा मैंने और कहीं नहीं खाया। मतलब वहाँ का डोसा भी इतना कमाल था, जबकि कलकत्ता में डोसा कोई ऐसी बात नहीं है। आप कभी जब चेन्नई जाते वो हैं या साउथ इंडियन का है। साउथ इंडियन अलग था, वो उसका फ्लेवर अलग था, लेकिन जो भी था वो हम्म। कमाल था। मतलब हमने एक खाया, फिर दूसरा भी खाया, फिर तीसरा भी ऑर्डर किया हमने फटाफट, वहाँ स्ट्रीट पे बना रहा था वो। तो लेकिन बहुत अच्छा मुझे, और वहाँ मुझे कलकत्ता जो शहर है वो भी बहुत पसंद आया, मतलब बड़ा मजा आया। तो कलकत्ता में मैं शूटिंग दोबारा नहीं, तिबारा, 4 बार 5 बार, जब जितनी बार हुआ मैं करना चाहूंगा। बहुत अच्छा शहर है। जी बिल्कुल। तो आपका जो लेटेस्ट वेब सीरीज है पति पत्नी और वो, तो हम्म, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस रहा? मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का सीरीज है, जिस तरीके से हम देखते हैं थोड़ा फनी है, कॉमेडी है, हम्म, तो कभी कभी आपको डराते भी हैं, तो कैसे हम्म। एक्सपीरियंस रहा आपका? हम मथुरा में थे 1 महीने के करीब, और हम लोगों ने जी यही कोशिश करी कि जितना वहाँ का खाना पीना और जो वहाँ का आबो हवा है, और जो, क्योंकि वहाँ वो जो शूट भी कर रहे थे, वो घर भी बड़ा पुराना, वहीं होली गेट के पास ही एकदम बाजार में मेन जगह पर था। हम्म, तो हम्म। वो एक अलग दुनिया थी, और वो कहानी भी बहुत अलग थी, और ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये एक ऐसी सीरीज थी जिसमें कोई खून खराबा या गाली जी गलौज, बिल्कुल बिल्कुल। जी ये इन दिनों में इस तरह की कहानी या इस तरह की चीज आने रही थी। और ये पहली बार था कि मुझे एज एन एक्टर रोमांस करने का एक मौका मिल रहा था। वो वाली जी जी जो जी। एक, हाँ, वो एक इमोशन था जो कि कभी एक्सप्लोर हम्म ऑन स्क्रीन नहीं किया था। तो हम्म। वो एक चीज थी कि जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों में लगना चाहिए कि आपको प्यार हो गया है, या आप भाव विभोर हो गए हैं किसी को देख के। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया था जब कहानी सुनाई गई थी हमारे डायरेक्टर द्वारा हमें। और फिर ये जब करना शुरू किया तो मजा आता चला गया, और वो होता चला गया, बड़ा सहज रूप से पूरा काम हो गया। तो
वहाँ वहाँ भी बड़ा मजा आया। वो एक अलग दुनिया बनी थी 1 महीने के लिए, वो उसको हमने पूरा किया और फिर वापस आ गए। अच्छा। अच्छा, मैं एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहता हूँ कि आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड ही समय मिलेगा, उसके जी माध्यम से आपको जवाब देना जी। है। तो शुरू करते हैं। तो शाहरुख या सलमान? मेरे लिए बचपन में शाहरुख साहब थे, तो मैं इसमें झूठ नहीं बोल पाऊंगा। जब मैं स्कूल में था तो शाहरुख सर मेरे फेवरेट थे, और जब आप काम किया तो सलमान खान जी से साथ आप ज्यादा एक्टिंग कर चुके हैं। नहीं, लेकिन सलमान सर से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन हम्म। बात ये मैं कह सकता हूँ कि जब मैं बड़ा हुआ और अब जब मैं काम करने लगा हूँ तो मेरे लिए सलमान सर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मैं स्कूल जी। टाइम पे जाता हूँ और मैं बहुत पीछे 90s में देखता हूँ, तो 90s में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो कि शाहरुख खान के असर से वंचित रहा हो। तो ये दोनों ही, बल्कि ये दोनों और फिर आमिर सर हैं ऐसे तो। आई डोंट थिंक कि इन तीन लोगों के अंदर कोई डिबेट कर सकता है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, और जी तीनों ने बिल्कुल। ही सभी लोगों को अलग अलग स्तर पे बहुत टच किया है, इंस्पायर किया है। तो ये मेरा जवाब है। लेकिन हाँ, बचपन मेरा आपके साथ था। अच्छा, मतलब इसी बात से एक सवाल मेरे को याद आ गया कि कहीं ना कहीं कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ एक्टर की जिंदगी में कुछ कंट्रोवर्सी आ जाता है, या फिर हम्म कुछ ऐसा सवाल उठ जाते हैं कि किस तरीके से, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि कैसे सवाल उठ रहे हैं, जो हम्म भी है। हम्म। तो आप एक पर्सनली एक्टर के तौर पे आप इस बारे में क्या कहना चाहते जो ये अभी जो अभी आजकल हैं? चल रहा है हाँ नेपोटिज्म के खिलाफ। हाँ हाँ, जी जी जी। देखिए, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है जी कि देखिए, नेपोटिज्म ये एक मात्र ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हर जगह करता है। जी। अगर बाजार जाकर आपको कोई अच्छी चीज, आपको आम भी अच्छे मिल जाएंगे, या कहीं से आप आ रहे हैं और कोई अच्छी चीज मिलती है, मिठाई भी आप लेकर आते हैं, तो सबसे पहले आप घर पे ही आकर अपने घर वालों को देना चाहते हैं वो चीज। तो अगर किसी ने मेहनत करी है और किसी ने कोई चीज बनाई है, तो वो चाहता तो यही है कि उसके ही घर वालों को या उसके ही बच्चों को वो चीज मुहैया हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आ जाती है जब अ, दूसरा जो कोई डिजर्विंग हो उसको आने से रोका जाए, या कोई ऐसी एक जगह बना ली जाए जिसके तहत बाहर वालों की एंट्री ही बंद हो जाए किसी भी तरीके की। वो सिर्फ फिल्मों में नहीं, किसी भी जगह, अगर पॉलिटिक्स में भी आम आदमी को टिकट मिलनी बंद हो जाए और वो बोले कि नहीं सर, हम उन्हीं लोगों को टिकटें देंगे। या बिजनेस में भी कि भाई आप नया बिजनेस खोल ही नहीं सकते, बिजनेस वही खोल सकता है जो कि बिजनेसमैन का बेटा हो। वहां गलती होने लगती है। और मुझे लगता है एक एक चीज जो कि हम लोग एज अ सोसाइटी मिस कर रहे हैं, हम लोग नेपोटिज्म को लेके सिर्फ एक ही हद तक सोच पा रहे हैं। नेपोटिज्म दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक फ्यूडल एटीट्यूड। और वो फ्यूडल एटीट्यूड आपको सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, पॉलिटिक्स में ही नहीं, आप अपने स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, आप अपने घर में देखिए। हम लोग बहुत जल्दी अरे ये कौन लोग हैं, ये थोड़ी, ये अरे ये अच्छा थोड़ी दिखता है, ये कौन है यार, कौन है ये जो एक एटीट्यूड है, ये है कौन। ये जी। एटीट्यूड हमारा हर जगह है। और इसीलिए एज एन ऑडियंस या एज एक्टर्स या एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप ये चीज हर स्तर पे हर जगह महसूस करते हैं। चाहे वो रंग भेद को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, चाहे फिर वो इस चीज को लेकर हो कि आप रॉयल फैमिली के हैं कि कम फैमिली के हैं, कि आप कहाँ के हैं। तो वो जो एक फ्यूडल एटीट्यूड है, वो फ्यूडल एटीट्यूड एक लाइन ड्रॉ करता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये तुच्छ लोग हैं, ये डिजर्व नहीं करते, या ये हमारे मुंह लगने लायक लोग नहीं है। और आप वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हो जिस लाइन के बाहर एक पूरी जनता, एक अलग तरह का आदमी खड़ा रहता है, और लाइन के इस जी। तरफ सिर्फ वही कुछ लोग रह जाते हैं जो कि अपने आप को बड़ा पॉलिश्ड और अपने आप को एक जगह तक मानते हैं कि हम इवॉल्व हैं, या हम जो हैं हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है वो दिक्कत है। अपने ही लोगों की सहायता करना या अपने लोगों को तरजीह देना, ये कोई गलत बात नहीं, ये सब करते हैं। लेकिन आप उसको उस तरह से प्लान मत करिए कि कोई दूसरा कहीं से अगर अपनी जगह बना रहा हो तो उस बेचारे की जगह कट जाए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी फिल्म क्योंकि किसी बड़े बैनर की नहीं थी। मैं तो लकी रहा कि ऑडिशन के थ्रू मुझे तो शुरू की 3-4 फिल्में जो थी वो पूरी वाईआरएफ की मिली, तो मेरी फिल्में रिलीज भी होती चली गई और वो बड़े लोगों की थी। लेकिन अब जैसे पति पत्नी और वो था, इसको रिलीज होने में 1 साल लग गया। ये पिछले साल अच्छा। रिलीज होना चाहिए था, लेकिन ये 1 साल लग गया इसको रिलीज हाँ। होते होते। ऐसे ही मेरी एक और फिल्म है। तो जब मैंने बाहर दूसरी जगहों पर काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि एक फिल्म का या किसी एक सीरीज का रिलीज होना भी कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या फिर ऐसे जी। कई दोस्त और ऐसे कई मित्र भी थे
जिनकी फिल्में अच्छा कर रही थी, फिल्म लगी हुई थी, अगले हफ्ते थर्सडे रात तक वो हाउसफुल थी, लेकिन जब वो लोग अपना वो फिल्म का शो देखकर बाहर निकले तो वो डायरेक्टर दोस्त है मेरा, वही मेरे को कह रहा था यार मेरी फिल्म का पोस्टर उतारा जा रहा था, तो उसने बोला यार अभी रात का शो तो हाउसफुल था, आप पोस्टर क्यों उतार रहे हो? बोले कल से स्क्रीन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि कल से कोई बड़ी फिल्म लगने वाली थी, किसी बड़े स्टार की या एक बड़े प्रोड्यूसर की। तो आपकी फिल्म अच्छा, अब फिर होता ये है कि हम कई बार फिल्में जब टीवी पे देखते हैं तो हम कहते हैं यार फिल्म तो बड़ी अच्छी थी, चली क्यों नहीं? वो चली इसलिए नहीं, या तो उसको जगह नहीं मिली, या इसलिए क्योंकि ऑडियंस ही नहीं गई देखने। मुझे अच्छे से याद है पान सिंह तोमर के टाइम पे हुआ था, मैंने पान सिंह तोमर हॉल पे जाकर देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, और उसी वक्त गुंडे की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, तो मैं इरफान सर से भी मिला था, एक छोटा सा वाक्या मतलब वो था कि मैं उनसे मिला और मैं बड़ा खुश भी था। लेकिन पान सिंह तोमर के टाइम पे मैंने कई लोगों से पूछा था, तो बोले हाँ यार सुना है, बड़ी अच्छी फिल्म है, हाँ यार बड़ा सुना है, बड़ा सुना है, बड़ा सुना है, देखी? बोले देखी नहीं है। और जिस फिल्म की बुराई कर रहे थे लोग, जो कि एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम बड़ी फिल्म थी, बुराई सब कर रहे थे, हाँ देखी ना, कल ही देख कर आए, बकवास फिल्म है। तो ये जो है ये नेपोटिज्म नहीं है, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, सोचने का तरीका है जो कि कहीं फ्यूडल है। हमको लगता है कि यार ये देख लेता हूँ, ये इस दुकान पे जाकर मैं 500 रुपए खर्च कर दूंगा ना तो भी अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये अच्छी चीज दे रहा होगा, लेकिन यार मैं ये 20-25 रुपए का समोसा नहीं खा रहा, मजा नहीं आएगा मुझे। तो वो एक फ्यूडल एटीट्यूड है, वो एक सोचने का तरीका है, वो हम सबका है, पूरे समाज का है, और वो आपको हर खेमे में दिखेगा। और मुझे लगता है नेपोटिज्म से ज्यादा हमें इस चीज पे खुद चेक रखना चाहिए कि मैं जो भेदभाव कर रहा हूँ वो इस बेसिस पे तो नहीं कर रहा ना कि क्योंकि इस पे एक ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ है तो मैं बड़ा अपने आप को खुश मान रहा हूँ कि वाह मैंने ये क्या चीज ले ली। तो आई थिंक कि अगर आप उस तरह से हम लोग सब अगर देखना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें सिर्फ बॉलीवुड में से नहीं, हर जगह से ये धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। जी, बात बात पे मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये देखिए पहले ऐसा क्या था कि हम लोग कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो हम लोगों को हॉल में जाना पड़ता था कि हॉल में टिकट काटेंगे देखेंगे ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे अभी जो ट्रेंड हो गया है वेब सीरीज का, मतलब आपको हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना मोबाइल लीजिए या फिर कंप्यूटर लीजिए और उसमें नेट कनेक्शन लीजिए और आप आराम से देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखिए कि 2 साल पहले भी ऐसा ट्रेंड नहीं था, मतलब कुछ कुछ मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो या फिर ऐसा ही था, धीरे धीरे आगे और जरा आता गया, जैसे कि एमएक्स प्लेयर में हम लोग अभी देख सकते हैं, अमेजन प्राइम है, भूत है, जो भी है। तो इसका भविष्य क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि ये वर्तमान भी है और भविष्य तो यही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्में थिएटर पे रिलीज होना बंद हो जाएंगी या थिएटर की जो महत्ता है वो कम हो जाएगी, मगर काफी प्रेशर जो है वो लोगों पे से हटेगा और हट भी रहा है, क्योंकि जो आपकी छोटे बजट की फिल्में होती हैं या जो ऐसी फिल्में या ऐसी सीरीज होती हैं जो कि 100 करोड़ 200 करोड़ की नहीं है, 20 करोड़ की कोई फिल्म है, कोई 15 करोड़ की फिल्म है, कोई 10 करोड़ की फिल्म है, या किसी ने छोटी एक कोशिश करी है, कम पैसों में एक फिल्म बनाई है, इन सब जगह इन सब कहानियों को और इन सब लोगों को एक मंच मिला है। क्योंकि थिएटर में ये होता है कि एक तो हमारे देश में थिएटर लिमिटेड है, बहुत सारे थिएटर नहीं है, जितना हमारे यहाँ सामान बनता है उसके मुकाबले बड़े कम थिएटर्स हैं। तो उसमें क्या होता था कि उसमें एक बड़ी मारामारी रहती थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स अपनी वो चलाते थे, एक तरह का नेक्सस चलता था। उसी नेक्सस के अंदर फिर ये दिक्कतें आती थी कि एक बाहर के एक्टर की फिल्म नहीं रिलीज होने दे रहे और अपने लोगों की फिल्में, वो एक क्लाउड बन गया था। अब इसके आने से ये हो गया कि वो प्रेशर हट गया, और एक ये भी प्रेशर होता था हमेशा हर प्रोड्यूसर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर भी बेचारा अपना पैसा लगाता है, उसको लगता था कि यार मैं एक फिल्म किसी नए लोगों को लेके बना दूंगा, पता नहीं ओपनिंग लगे नहीं लगे, ये फिल्म को पैसा मिले नहीं मिले, तो वो एक बड़ा रिस्क होता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो रिस्क नहीं है। तो अब आपको वो जो स्टार का चेहरा होता था ना कि इस स्टार के चेहरे के बिना मुझे ओपनिंग नहीं लगेगी, वो इसने खत्म कर दिया उन कहानियों के लिए जो कहानियां स्टार की जरूरत नहीं है, जिन कहानियों को तो आप अपनी अब कहानी बना सकते हैं, उन लोगों को ले सकते हैं जो लोग आपकी कहानी में फिट होते हैं, और आप उसको ओटीटी पे रिलीज करिए और आपको ऑडियंस मिलता है। ये जरूर है कि एक उसमें ट्रेडिशनली एक पर्दे का और एक सिनेमा हॉल में बैठ के देखने का एक चार्म है जो कि आज भी है, वो हमेशा रहेगा। मगर ये भी ठीक है कि आपके मोबाइल तक और आपकी टीवी तक और आपके लैपटॉप या आपके आईपैड की स्क्रीन तक भी कुछ कहानियां आ रही हैं,
और मुझे लगता है आगे चल के ये भी होगा कि कुछ फिल्में बनाई ही जाएंगी उस तरीके से कि ये हॉल पे जाकर देखिए, क्योंकि ये हॉल पे देखनी जरूरी है। जैसे अब अगर अवतार 3D का कोई नया पार्ट आता है तो वो आप अपने मोबाइल पे नहीं देखना चाहेंगे, आप खुद भी ये कहेंगे कि नहीं यार ये फिल्म तो मैं हॉल पे जाकर देखूंगा। तो मुझे लगता है कि और कुछ ऐसी फिल्में जो कि 10-12 करोड़ की फिल्म है, अच्छा कंटेंट है, कोई सी फिल्म है, उसके लिए आपको हॉल पे जाकर 500 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो फिल्म आप आराम से अपने OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से एक सेग्रीगेशन हो जाएगा। और ऑडियंस के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि ऑडियंस के लिए तमाम किस्म का जो है वो कंटेंट है, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। जी, मैंने काफी सारे एक्टर के साथ मतलब इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब उनको सवाल पूछा था कि इसके बारे में, तो उन्होंने एक साफ जवाब दिया था। देखिए, अगर एक 2 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्म में कोई भी कैरेक्टर को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो उसमें सीमित समय रहता है। मतलब कभी कभी कहानी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि कोई भी कैरेक्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय के पाबंदी की वजह से, मतलब मेरे को फिल्म को खत्म करना है या फिर वो कैरेक्टर ठीक से डिस्क्राइब नहीं होता है, तो वेब सीरीज के माध्यम से आपको काफी सारा समय भी मिल जा रहा है, काफी सारा एपिसोड भी मिल जा रहा है, तो आप उसको अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, थोड़ा ब्रॉडली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा कहना था उनका। हाँ, लेकिन ये फर्क हुआ फिल्मों का और वेब सीरीज का। ये फर्क थिएटर और OTT का नहीं है, क्योंकि OTT पे तो फिल्में भी हैं और वेब सीरीज भी। लेकिन हाँ, वेब सीरीज और फिल्मों का ये बुनियादी फर्क है, क्योंकि फिल्म का फॉर्मेट जो है वो एक समय में रहता है। आप 3 घंटे, 3.5 घंटे, कुछ फिल्में 3.25 घंटे की भी फिल्में बहुत पहले बनी हुई हैं, लेकिन उससे आगे नहीं। लेकिन वेब सीरीज में आपके पास 10 घंटे का एक सीजन है, अगर 10 एपिसोड हैं तो, और आप चाहें तो 40-50 घंटे में अपनी बात कह सकते हैं, 4-5 सीजन तक बना सकते हैं कोई चीज। तो वो उसमें आप छोटे से छोटे किरदार, छोटी से छोटी चीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कई ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज है, उसके अंदर जो बाकी सह कलाकार होते हैं, कई एपिसोड्स उन सह कलाकारों के ऊपर और उनके कॉम्प्लेक्सेस और उनकी स्टोरीज के ऊपर ही होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उतनी डिटेल में जा सकते हैं और उतना जूम इन करके हम हर पहलू को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेब सीरीज ने तो खैर एक तरह से रेवोल्यूशन ला ही दिया है सभी लोगों के उसमें। जी जी बिल्कुल। तो रैपिड फायर करते करते बहुत सारा चीज बात हो गया, तो मेरा अगला सवाल है कि आप मोबाइल में कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूज करते मेरा सबसे ज्यादा जो ऐप इस्तेमाल होता है वो व्हाट्सएप है। इसमें हैं? कोई अच्छा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आजकल सारे ही मैसेजेस और सारी ही जो बातचीत है वो व्हाट्सएप के ही थ्रू ही होती है। मुझे तो लगता नहीं कि अब नॉर्मल मैसेज कोई कर रहा है किसी को। मतलब मेरे पास तो अच्छा। नॉर्मल मैसेज पे सिर्फ वो प्रमोशनल मैसेजेस ही आते हैं, या तो वो बैंक का कोई मैसेज आएगा, या कोई मतलब जो आपका बिल है कोई उसका मैसेज आता है। बाकी तो सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे ही आते हैं। तो आई थिंक ये ज्यादातर व्हाट्सएप ही इस्तेमाल होता रहता है। जी। और मैं एक इंटेलेक्चुअल सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब आपके साथ बात करके बहुत सारा चीज जानने को मिला है। तो मान लीजिए कि अलादीन का चिराग आपके पास आ गया, ठीक है, उसमें जीनी बाहर निकला, तो जीनी आपसे पूछ रहा है कि आपका 3 विश पूरी कर सकता है, तो वो कौन से 3 विश है जो आप पूरी करना चाहेंगे? मेरी एक ही विश होगी कि जब मेरा जो मन हो वो मैं कर सकूं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इस बात को सोचे कि इस चीज का कहीं कोई गलत मतलब निकाल लेगा या मेरे पास कोई साधन की कमी रह जाए। मुझे लगता है कि मेरी एक विश यही रहेगी कि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसको करने के लिए मुझे पर्याप्त स्थान और पर्याप्त मेरे को उसका प्लेटफॉर्म मिलता चला जाए, और मैं वो चीजें ल्यूब्रिकेटेड तरीके से करता चला जाऊं। ज्यादा अड़चने दूसरे तरीके की ना है, मतलब जो अड़चने आए वो क्रिएटिव या आपके काम से रिलेटेड हो। ये ना हो कि अब आप ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है परफॉर्म करने का। वो सबसे ज्यादा दुख देता है एक कलाकार को, कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है आपके पास। जी। तो उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले और उन अपॉर्चुनिटीज को प्रदर्शित करने के वो प्लेटफॉर्म्स आसानी से मुहैया हो जाएं सब कलाकारों को। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी विश होगी। बाकी फिर हम आगे जीवन देख लेंगे कि क्या क्या कर कैसे करना है। जी, और ये तो फर्स्ट विश है, आपको ऐसे करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में बता दिए। सेकंड और थर्ड? सेकंड यार, अगर ये विश पूरी हो जाए ना तो 2 विशेष तक सीमित ही नहीं रहेगा, उसके बाद हमारी बिल्कुल। अनगिनत विशेष हैं जो पूरी होती चली जाएंगी। तो जीनी से तो मैं बल्कि हो सकता है दूसरी और तीसरी में फिर मैं जीनी से अपने लिए ना मांग कर दूसरे लोगों के लिए मैं ये मांगू। उसके बाद तो मैं मांगूंगा कि तो कोरोना खत्म करवा दो आप सबसे पहले ताकि कोरोना खत्म हो
तो कोरोना के खत्म हो जाने से ये हो कि सब लोग वापस बाहर आए और सब लोग खुश हो जाएं। हम्म और तीसरी चीज मैं ये मांगूंगा कि इस तरह की कोई भी आपदा या महामारी फिर विश्व हम्म विश्व में दोबारा ना फैले। लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, खुश रहें हम्म और आनंद में रहें। तो मेरी तो जाती विश ये रहेगी कि अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और जगह मिलती रहे और प्लेटफॉर्म मिलता रहे। और लोगों के लिए विश रहेगी कि सबसे पहले जो अभी की महामारी है वो खत्म हो और आगे कोई इस तरह की महामारी ना आए। जी। अच्छा, आपका फर्स्ट रिजेक्शन? मेरा फर्स्ट मेरे तो यार रिजेक्शन बहुत रहे। फर्स्ट तो मुझे याद ही नहीं है क्योंकि इतने रिजेक्शंस मिले मुझे कि मुझे याद ही नहीं है। बहुत पहले की बात है। मैं स्टेज प्ले एक हो रहा था हमारे स्कूल में और बहुत बड़े लोग आए थे और वो मतलब एनुअल प्ले बहुत बड़ा बनाने वाले थे। और मुझे लगता था, मैं छोटा ही था, बट मुझे लग रहा था कि ये जो लीड रोल है ये मैं करूंगा। और मुझे वहीं रिजेक्ट कर दिया था। मुझे छोटा रोल भी नहीं मिला था वहाँ। तो मुझे तो लीड रोल क्या, मुझे छोटा रोल ही नहीं मिला था। और एक बार एक मुगल एम्पायर पे हो रहा था, मेरा मन था कि मैं शहनशाह का रोल करूं, बट मुझे काजी का रोल दे दिया गया। तो ये इस तरह के काम बहुत हुए हैं। मतलब ऐसा रिजेक्शन भी बहुत पहले से देखा है कि जहाँ काम आपको लिया ही नहीं, ना छोटे रोल में ना बड़े रोल में। और ऐसा भी हुआ कि आपको उस रोल में ना लेके बहुत छोटा रोल दे दिया गया। जैसा तो ठीक भी है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। करेक्ट करेक्ट। तो ये इस तरह के रिजेक्शंस, और फिर बॉम्बे आने के बाद तो तमाम किस्म के रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। और इट्स अ रिजेक्शन से पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, उससे कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है? मेरा फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, जिसका आप पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा। क्रश मेरे ख्याल से शाहरुख खान साहब ही थे, क्योंकि और ऐसे तो बहुत पहले ब्रूस ली और माइकल जैक्सन भी, बहुत छोटा था मैं तब देखा था। वो लाइव कुछ शो आ रहा था टीवी पे, दूरदर्शन पे, कुछ शायद डॉक्यूमेंट्री टाइप ऐसा कुछ दिखा रहे थे। और मेरे फादर एक बार ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन ले आए थे। बहुत छोटा था मैं उस वक्त। तो एक्चुअली शाहरुख खान साहब से पहले ये दो लोग थे जिनको देख के ना मेरी आंखें खुली रह गई थी। बच्चा भी था मैं, बहुत छोटा था, और मैंने जब इनका वो पूरा देखा था तो मैं मेस्मराइज था कि ये क्या हुआ, ये क्या देख रहा हूँ मैं। तो उस वक्त मतलब माइकल जैक्सन साहब की तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर पूरी दुनिया पागल हो रही है। तो मैं तो वही देख के हैरान था कि इतनी भीड़ किसी एक आदमी के लिए इतनी पागल है। और ब्रूस ली को देख के भी मुझे लगा था कि ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, ये इतना जादुई काम कैसे। और फिर जब थोड़े 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 बड़े हुए और 90s में एक दौर आया तो बाजीगर और डर देखने के बाद मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फैन हो गया था। तो और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे कोई भी, मतलब बड़े कम लोग होंगे जो कि उस वक्त फैन नहीं हुए। एक तो हमारी उम्रें भी बड़ी छोटी थी, हम कच्ची उम्र के ही थे, बच्चे ही थे। और वो देख के बड़ा, और फिर डीडीएलजे आई थी तो फिर तो उस वक्त शाहरुख खान साहब से ज्यादा तो कोई था नहीं। तो ये आप ये मान सकते हैं कि ये थे वो क्रशेस, या ये थे वो जहां पर आप दीवानगी हो जाती है आपको। जी अच्छा, आपने जैसा कहा कि आप खाना बनाना आपको काफी अच्छा लगता है, जी। तो फर्स्ट कौन सा डिश है जो आपने बनाया था? फर्स्ट डिश हमने बनाई थी अरहर की दाल और चावल, क्योंकि जब मुंबई आए थे तो हमें घर का खाना जब मिस हो रहा था तो जो सबसे आसान चीज हमें लगी थी कि क्या चीज ट्राई की जाए, तो हमने अरहर की दाल और चावल बनाए थे। छोटे से हीटर जी। पे मैं था और हमारे कुछ मित्र थे जो कि यहाँ आए थे एकदम स्ट्रगल करने। तो बड़ा छोटा सा अजीब सा घर था और रसोई नाम पे हमारे पास बस वो एक हीटर था और कुकर था और एक छोटी सी टोपिया थी। तो उसमें हमने अरहर की दाल, चावल और कुछ प्याज, टमाटर, नींबू और हरी मिर्च काट के एक सलाद बनाया था। तो ये वो पहली कुछ चीज थी जो कि हमने खुद ट्राई करी थी बनानी। आप बोल रहे थे कि आपको घूमना भी अच्छा लगता है, तो आपका मतलब ऐसा कोई डेस्टिनेशन है, या फिर आप इंडिया में हो सकता है फिर फॉरेन में, कि आप मतलब वहां पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मैं जितना घूमा उसमें मुझे इटली बहुत पसंद आया है। इटली में अच्छा अच्छा। बहुत, मेरे दोस्त भी बहुत हैं वहाँ के, क्योंकि हम जब थिएटर कर रहे थे और वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं इटली में, हमारा काम काफी हुआ। और मुझे रोम शहर बड़ा पसंद है। इटली में सर्दिनिया नाम का एक आइलैंड है, मैं वहाँ पर काफी समय रहा, मुझे वो भी बहुत पसंद है। साउथ ऑफ फ्रांस में कुछ जगहें हैं, नीस, मोंटे कार्लो, कांस, ये वो एक पूरी बेल्ट है साउथ ऑफ फ्रांस की, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो मुझे अगर कभी मौका लगेगा तो मैं इन्हीं दो जगहों में से कोई जगह दोबारा
या तिबारा में 2 बार तो होके आ ही चुका हूँ, मैं दोबारा वापस वहाँ पर जाना चाहूँगा। और वहाँ और हिंदुस्तान में अपने यहाँ बहुत सी जगहों पे मैं घुमा हूँ, मगर मुझे अमृतसर बड़ा पसंद आया था, स्पेशली गोल्डन टेम्पल। मैं जब वहाँ गया था तो मुझे मेरा बड़ा दिल लग गया था वहाँ, और वहाँ का खाना भी बड़ा अमेजिंग है। और भी ऐसी बहुत जगह हैं, हम गए, देहरादून गए, वो भी बड़ा पसंद आया था। दिल्ली मुझे बड़ा पसंद है, स्पेशली सर्दियों में बड़ा मुझे पसंद है दिल्ली भी। त्रिवेंद्रम में अपनी एक खूबसूरती है, वहां पर भी मैं काफी रहा हूँ। तो ऐसी तो जो घूमने वाले लोग होते हैं उनकी लिस्ट फिर बढ़ती चली जाती है, उनकी कोई एक जगह कोई बात टिकेगी नहीं, फिर तो पूरी दुनिया ही है घूमने के लिए। अच्छा, जी। आप बहुत सारे ट्रिप कर चुके हैं, तो कोई ऐसा कोई मेमोरीज या फिर कोई एडवेंचर एक्टिविटी जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? एडवेंचर एक्टिविटी तो बहुत सी हैं, वो तो मैं आपसे क्या शेयर करूंगा, लेकिन आ, मतलब कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि बड़े कमाल हैं, जो जहन में रह गए। एक तो पहली बार जब मैं फिफ्थ एवेन्यू में, मैं न्यूयॉर्क में हमारी फ्लाइट उतरी थी और मैं टैक्सी में बैठा, और जब मैं टैक्सी में बैठा तो जिस तरह से वहाँ न्यूयॉर्क का टैक्सी वाला बात कर रहा था, जिस तरह से वो पुलिस वाले बात कर रहे थे, न्यूयॉर्क में मुझे उतर के लगा एक फिल्म ऑन है और ये लोग सब फिल्मी स्टाइल में बात कर रहे हैं। मुझे बाद में समझ में आया कि उनकी मतलब जैसा उनकी फिल्मों में दिखाया जाता है, सारे लोग बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था कि लोग कैसे बात कर रहे हैं। और फिर जब वो मेरी जो टैक्सी थी वो फिफ्थ एवेन्यू में घुसी और मैंने वो देखा, तो मैं वो एकमात्र ऐसा शहर है जो कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें आप देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, हरियाली देखते हैं। वो एक शहर है जिसके अंदर मैन मेड स्काई स्क्रेपर्स इतने ऊंचे और अंत तक चले जाते हैं। तो वो देखकर एक बार के लिए मैं ऐसा हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या जगह है, क्योंकि वो बिल्कुल मैन मेड है, उसके अंदर कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है, लेकिन जो इंसान किस हाइट तक अपने उसको ले जा सकता है, वो देख के मैं काफी मेस्मराइज था। और बाकी न्यूयॉर्क में जिस तरह से लोग बात करते हैं, आपको लगेगा आप फिल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा नहीं ये असली में बात हो रही है किसी से। जी। अच्छा, मतलब आपका बहुत सारे फैंस भी हैं, तो ऐसा कोई मैसेज फैन का जो आपको अभी भी याद है? जो फैंस की तरफ से आया हो, हाँ हाँ हाँ। या ये भी किसी एक आदमी का कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो अभी मुझे जान पड़ता है वो ये कि कुछ लोगों ने बहुत प्यार से बहुत सारी, मतलब वो लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, और कुछ लोग ना उसके अंदर एक एक चीज लिखते हैं कि जब आपको सुल्तान में देखा था तो हमें कैसा लगा। कुछ लोग हैं जो गुंडे से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको गुंडे आज तक वो याद है। तो मुझको वो, और कुछ लोग मर्दानी का वो जो कैरेक्टर किया था मैंने छोटा सा, उसको भी रेफर करते हैं और पूरी डिटेल बताते हैं। तो जब वो आपका कोई एक छोटा सा मोमेंट, कि सर जब आपने वो एक मोमेंट लिया था मुझे वो बड़ा पसंद आया, वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको लगता है यार मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहा था, और लोग वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं, और फिर जब वो उसकी तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है वो संपन्न हो गया, हमने अच्छा काम किया कुछ, क्योंकि लोग आपको वो छोटे छोटे मोमेंट्स पकड़ पा रहे हैं। अभी भी पति पत्नी और वो में भी कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन आया, उन लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीजें कि सर आप जैसे जी लिख बिल्कुल। थे, सर आप जिस तरह से संकोच में थे, हमने वो सारे मोमेंट्स नोट किए, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो लंबे मैसेजेस होते हैं ना, जिसके अंदर वो लोग बताते हैं कि उनको किन चीजों ने टच किया, वो मैसेजेस बड़े दिल को अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? एक्टिंग तो स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, वो तो हम लोगों को पता ही है। दूसरा कुछ एक्टिंग में मेरे वीक पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो धीमे धीमे वो हमको मालूम है हमें छुपाने कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक पेशेंस एक ऐसी चीज है जो कि डिपेंड करता है। कभी कभी मैं बहुत पेशेंस, एक तो इस फील्ड ने हमें पेशेंस बहुत सिखाया है। मैं बचपन से बहुत इम्पेशेंट रहा हूँ, और पेशेंस एक ऐसी चीज है जिसपे मेरे को बहुत काम करना पड़ा, अभी भी काम कर रहा हूँ। और धैर्य एक ऐसी चीज है जिसपे हम लोग जितना भी काम कर लें उतना कम पड़ता है। और जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है और जो इस वक्त काम आ रही है वो धैर्य ही है। हमें पेशेंट रहना होता है, हमें पेशेंस के साथ चाहे वो किसी और की बात सुनना हो, चाहे अपने आप को एक्सप्रेस करना हो, चाहे कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेना हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऑपोजिट हो, या फिर वो कोई महामारी हो जिसके चलते आपको घर में लॉकडाउन रहकर रहना हो। इन सारी चीजों के लिए पेशेंस, बहुत धैर्य और जो शांति है वो बहुत जरूरी है।
और ये मेरा एक ऐसा पॉइंट रहा जो मैं हमेशा से जानता था वीक पॉइंट है, बट मेरे काम ने और मेरी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्ट्री ने मुझे यही सिखाया कि धैर्य रखना ही आपके पास एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको धैर्य रखना ही होगा। और जितनी जल्दी हम इस चीज से संधि कर लेते हैं फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। जो इम्पेशंस होता है ना वो हमको ज्यादा उकसाता है, वो हमको ज्यादा परेशान करता है। तो आई थिंक कि पेशेंस एक ऐसी चीज है जिसपे हमें धैर्य, इस पे ये एक चीज है जो कमजोर पड़ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इस पे काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी लॉकडाउन का समय है, मतलब काफी लोग मतलब अकेले फील कर रहे हैं, या फिर उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर वो जैसे करना चाहते थे वैसे कर नहीं पा रहे हैं। जी तो इस वक्त मतलब पेशेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत मोटिवेट ज्यादा, रखना अपने अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। जैसे कि कुछ लोगों को सिंगिंग अच्छा लगता है तो वो अपने सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को ड्राइंग अच्छा लगता है वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हॉबीज है जो एक करने का बहुत ही बेहतरीन समय है, कि ये आप उसको बहुत यूटिलाइज कीजिए। जी, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज बहुत जरूरी है जो कि इस समय ने हम सबको सिखाई है और वो हम सबको सीखनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा कुछ करते रहना भी जरूरी नहीं होता। हाँ। हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी नहीं होता कि अब मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं तो मैं बेचैन हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम्म। आपको हमें हमें कहीं ना कहीं ये ढूंढना होगा कि वो कौन सी जगह है हमारे ही भीतर जहां हम रिलैक्स्ड हाँ। हैं और आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं या जो भी हम हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो कहीं अगर हम पूछें तो हम शायद वो एक शाम चाहते हैं सभी, या एक ऐसी सुबह जहां पर हम आराम से इत्मीनान से बैठ के एक कप चाय पी सकें या इत्मीनान से अपने किसी मित्र से बात कर सकें, कोई काम की नहीं, कोई जरूरी नहीं, बस ऐसे ही कुछ बात कर सकें। तो मुझे लगता है कि वो ही एक जगह है जहां सब जाना चाहते हैं और ये समय आपको वो जगह दे रहा है। क्योंकि इस वक्त आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि आप इस वक्त इतने बजे क्यों नहीं आए, आपने ये काम इतने बजे क्यों नहीं किया, आप कहाँ पर हो। हम्म। तो यहाँ ये वक्त है कि जरूरी नहीं है कि कुछ करते रहना हमेशा ही जरूरी है। कोई बात नहीं, आराम से बैठो, ये देखो कि आपका भी मन क्या है। तो ये वो वक्त है जब आप अपने मन की सुन सकते हैं, ना कि सिर्फ ये कि अरे कुछ करना बहुत जरूरी है तो ये भी एक कंपल्शन है हम लोगों पे जो हम लोगों ने डाल लिया है कि हमेशा ही कुछ करते रहना बहुत जरूरी जी बिल्कुल, काफी अच्छा बात कहा आपने। है। जी मतलब ये आखिरी सवाल है आपके साथ, कि आप जी फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं इस समय में, मतलब ऐसे कैसे, मतलब आपका वेब सीरीज के बारे में या फिर नेक्स्ट जो भी है, कैसे अपने आप को मतलब समय बिताए, कैसे कुछ। देखिए, मैसेज मेरे ख्याल से आखिरी के दो प्रश्न जो थे वो इसी तरफ ले ही आए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो धैर्य की बात है, पेशेंस की बात है, या अपने हम्म। साथ सुकून से बैठने की बात है, एक तो ये मेरी हम्म। इल्तिजा और ये मेरी गुजारिश रहेगी सभी सुनने वालों से कि इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, और खुश रहना जो है वो किसी बाहरी चीज पे निर्भर नहीं करता, वो जी आप ही के अंदर है कहीं। आपको वो खुशी या वो धैर्य, वो इत्मीनान, वो कामनेस जो है वो अपने अंदर ही मिल जाएगी। जी और बिल्कुल। इस वक्त बहुत जरूरी ये है कि हम सभी लोग जो भी नियम कानून हैं इस महामारी को हाँ। लेके, उसके प्रति ना हम सजग रहें। हम्म। क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें खुल भी रही हैं कुछ शहरों में। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ तो लगभग लगभग चीजें खुली गई हैं, लेकिन क्योंकि वो खुल गई हैं तो उसके फैलने का डर भी बहुत बढ़ गया है। तो जी जीना तो बंद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ की तो एक ये जी। टेंडेंसी है कि लाइफ कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन हमें सजग रहना होगा, हमें साफ सफाई को लेके, एक सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, हमें जितना हम सजग रह सकें और इत्मीनान से रहें। और कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे को आ रहा है दिमाग में, या कोई डिप्रेसिंग बात हमारे दिमाग में आती है क्योंकि हमें लग रहा है हम लॉकडाउन है या कुछ है, तो मैं यही कहूंगा कि आप ये मत मान के चलिए कि ये चार दीवारें जो हैं ये कोई लॉकडाउन है। लॉकडाउन असली आपके दिमाग में होता है। तो आप यहाँ से अगर फ्री हैं, यहाँ से आप अगर लिबरेटेड हैं, मन आपका स्वच्छंद है, तो एक महीना क्या, 6 महीने भी आपको अगर अपने ही घर में रोक दिया जाए तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। ये आप ही का घर है, आप अपनी ही जगह पर हैं और आप अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं अपने घर में। तो डिप्रेस ना हो, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, खुश रहने की बहुत सारी चीजें हैं और उनमें ध्यान लगाइए, सजग रहिए, सेफ रहिए और प्रसन्न रहिए। और उस प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए अगर पति पत्नी और वो जैसी सीरीज आपको खुशी देती है तो आप प्लीज वो देखिए। और उसी में इजाफा करने के लिए अभी एक हमारी ही फिल्म का पोस्टर आया है, मेरे देश की धरती,
उसमें मैं हूँ और मेरे साथ मेरे सह कलाकार हैं दिव्येंदु शर्मा। तो हम दोनों उसमें लीड रोल्स कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमें इस तरह की फिल्म मिली, और वो फिल्म भी बड़ी ज़मीन से जुड़ी हुई, और उसमें भी पेशेंस, आप जब उस फिल्म का और आपको पता चलेगा तो उसमें भी धैर्य और सूझबूझ रखने पे क्या आप हासिल कर सकते हैं, वो मैसेज दिया गया है उस फिल्म में। और तो वो भी अगर अभी रिलीज हो पाई तो वो भी आपको बड़ा मजा देगी। तो अच्छी अच्छी चीजें देखिए और प्रोत्साहित रखिए अपने आप को, यही मेरा मैसेज रहेगा। जी, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, मैं लॉकडाउन में इस बाकी 1 महीने के अंदर मैंने काफी सारे लाइव सेशन किया है, तो सबसे ज्यादा मजा और मतलब आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर है। अच्छा। तो आप अगर किसी इंसान को समझा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से आप उसको एग्जाम्पल देके या फिर अच्छी तरीके से समझा के लास्ट 2-3 क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा। जी काफी से मतलब डिप्रेस हो जाते थे लोग, तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका। जी तो बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। काफी जी मजा आया आपके साथ बात करने में। जी। और काफी सारे इंटेलेक्चुअल सवाल का, मैंने काफी सारे आपके इंटरव्यू देखा है, लेकिन कुछ चीज आपने इस इंटरव्यू में बताया है तो शायद बाकी इंटरव्यू में सुनने को नहीं मिला होगा। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज आपने बताया, काफी मजा आया। और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो आप कोलकाता आइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से हम एक इंटरव्यू लेंगे और आपको रसगुल्ला भी खिलाएंगे। जी काफी जी। मजा आएगा। हाँ जी, जी। टच में रहिएगा। और बहुत बहुत थैंक नहीं, जी, आपको भी बहुत टाटा बहुत भाई। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और मुझे भी बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। आपको भी ऑल द जी, बेस्ट। और थैंक्स अ लॉट। आपकी आपकी भी मुस्कुराहट बड़ी मोहक है, आप जब हंसते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे ही हंसते रहिए। जी। थैंक्स अ लॉट। बाय चलिए, बाय। थैंक